गुड मॉर्निंग एवरीवन। जूलॉजी की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन के अंतर्गत मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। इससे पहले की ऑनलाइन क्लास में हमने ये पढ़ा कि रेस्पिरेशन क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि रेस्पिरेशन का जो मीनिंग होता है कि कोशिका में खाद्य पदार्थों का ऑक्सीडेशन जो है वो रेस्पिरेशन या श्वसन कहलाता है। वायु को अंदर लेना और वायु को बाहर निकालना, यानी ऑक्सीजन को अंदर लेना, CO2 को बाहर निकालना, ये ब्रीथिंग या सांस लेना कहलाता है। और जब वायु या ऑक्सीजन ब्रीथिंग के द्वारा हमारे शरीर में जाती है और वहां से जब ये सेल में पहुंचती है, सेल में जो खाद्य पदार्थ यानी जो ग्लूकोज होता है उसका जब ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से CO2 बनता है, पानी बनता है, साथ में एनर्जी बनती है। इस प्रकार फूड का यानी जो खाद्य पदार्थ है उसका जो ऑक्सीकरण है, ऑक्सीडेशन है, उसे हम रेस्पिरेशन या श्वसन हम कहेंगे। तो श्वसन की जो मैकेनिज्म है उसे हम आज पढ़ेंगे। जैसा कि डेफिनेशन के बारे में भी हमें चर्चा कर चुके हैं कि ग्लूकोज जो है उस ग्लूकोज का ऑक्सीजन के द्वारा जब ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ये बनता है। ये रिएक्शन जो है इसे ही हम रेस्पिरेशन कहेंगे या श्वसन कहेंगे। ये जो रिएक्शन होती है वो सेल के अंदर होती है, इस कारण इसे हम कोशिकीय श्वसन या सेलुलर रेस्पिरेशन भी हम इसे कहेंगे। इस चित्र के द्वारा आप देखिए, ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके अंतर्गत आने वाले ऑर्गन्स हैं। जैसे नेजल कैविटी से जो श्वसन तंत्र है वो प्रारंभ होता है। नेजल कैविटी के बाद फेरिंग्स आता है, फिर लेरिंग्स आता है, फिर ट्रेकिया आता है, ब्रोंकियाई और लंग्स के अंदर फिर एल्वियोलाई या वायुकोश आते हैं। इस तरह से जो वायु होती है वो इस मार्ग के द्वारा वायुकोश या एल्वियोलाई तक पहुंचती है, जहां से ब्लड से फिर सेल में पहुंचती है। और सेल में जो खाद्य पदार्थ होता है, जो ग्लूकोज होता है, उसका वहां पर ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण होता है, जिससे एटीपी के रूप में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो रेस्पिरेशन या श्वसन के अंतर्गत मुख्यतः दो क्रियाएं संपन्न होती है। एक तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन जो हम आज पढ़ेंगे, और एक होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ये दो चीजें इसमें होती है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन और एक होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन सबसे पहले हम पढ़ेंगे। इसमें दो स्टेप होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग का जो मैकेनिज्म है, इसमें एक तो इंस्पायरेशन होता है और एक एक्सपायरेशन होता है। इंस्पायरेशन का मतलब होता है वायु को शरीर में लेना, यानी वायु को फेफड़ों में अंदर ग्रहण करना, वो इंस्पायरेशन है। और लंग्स से वायु को बाहर निकालना वो एक्सपायरेशन है। यानी ऑक्सीजन को ग्रहण करना, वायु को ग्रहण करना इंस्पायरेशन है, और वायु को बाहर निकालना या कहें CO2 को बाहर निकालना वो एक्सपायरेशन कहलाता है। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के बाद में एक हल्का सा विराम या रेस्ट आता है। इस तरह से ये जो मैकेनिज्म और रेस्पिरेशन है, इसमें वैसे देखा जाए तो तीन स्टेप भी हो सकते हैं कि एक तो एक बार विराम आता है, फिर इंस्पायरेशन और फिर एक्सपायरेशन। और वैसे मुख्यतः दो ही इसमें घटनाएं होती है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन क्या होता है, यानी वायु को अंदर ग्रहण करना, ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करना, वो इंस्पायरेशन होता है। और इंस्पायरेशन के दौरान क्या होता है कि जो डायफ्राम होता है उसमें कंट्रैक्शन होता है, और इसके अलावा जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो भी प्रभावित होती है, और उसके बाद में जो लंग्स हैं वो फूलते हैं, उनमें वायु आ जाती है। और एक्सपायरेशन होता है, उसमें डायफ्राम वापस है वो रिलैक्स होता है, और जिससे कि जो फेफड़े जो होते हैं वो वापस है वो पिचक जाते हैं, जिससे कि वायु बाहर निकल जाती है। इस तरह से एक बार फिर से आप देखिए कि जो रेस्पिरेशन की जो मैकेनिज्म होती है उसमें एक बार इंस्पायरेशन होता है, एक बार एक्सपायरेशन होता है। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में मुख्यतः क्या होता है कि हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसी से क्या है कि दो मसल्स, इसमें दो प्रकार के मसल्स भी होते हैं जो इसमें इनका मुख्यतः इनमें रोल होता है। तो डायफ्राम होता है और एक इंटरकोस्टल मसल्स होती है।
इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके कारण जो थोरेसिक कैविटी होती है, जो वक्षीय गुहा होती है, उसका जो आकार होता है वो इंक्रीज या बढ़ जाता है, जिसके कारण जो वायुमंडलीय जो वायु होती है या बाहर की वायु होती है वो लंग्स में आ जाती है और लंग्स हैं वो फूल जाते हैं। ये तो हो गया इंस्पायरेशन। और एक्सपायरेशन जो होता है उसमें क्या है कि जो मसल्स होती है वापस रिलैक्स हो जाती है, जिससे कि फेफड़ों से जो वायु होती है वो बाहर निकल जाती है। एक बार फिर से आप देखिए, जो मैकेनिज्म रेस्पिरेशन की जो मैकेनिज्म होती है उसमें क्या है कि मसल्स जो मुख्यतः जिनका रोल होता है, एक डायफ्राम होता है, इसका डायफ्राम का रोल होता है। इसके अलावा इसमें इंटरकोस्टल मसल्स होती है, उनका रोल होता है, और कुछ जो एब्डोमिनल मसल्स होती है उनका भी रोल होता है। ये देखिए मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन यानी डायफ्राम है, और इसके अलावा इंटरकोस्टल मसल्स होती है जो कि दो प्रकार से हो सकती है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल, और एक होती है एब्डोमिनल मसल्स। इस तरह से ये जो पेशियां हैं या जो मांसपेशियां होती है वो भी रेस्पिरेशन में अपने महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। डायफ्राम है, इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों को प्रभावित करते हैं। अब सबसे पहले हम डायफ्राम के बारे में जानेंगे। जैसा कि ये आपको सामने आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें डायफ्राम के लोकेशन को दिखाया गया है। यहाँ ये रिब्स हैं, रिब्स को दिखाया गया है, और यहाँ नीचे देखिए आप, ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है डोम शेप्ड संरचना, गुंबद के आकार की जो भीतर की ओर संरचना दिखाई दे रही है आपको, ये डायफ्राम मसल्स है। ये डायफ्राम होता है, यहाँ इधर ये राइट इसका पार्ट है, ये इसका लेफ्ट पार्ट होता है, यानी लंग्स के नीचे डायफ्राम जो होता है स्थित होता है, जो कि डोम शेप्ड होता है, गुंबद के आकार का होता है। चित्र में देखिए आप, ये डायफ्राम है, यहाँ ऊपर लंग्स होते हैं, ये डायफ्राम हो गया, इसमें लेफ्ट, ये राइट इसका डोम है। अब इसके बाद में हम इंटरकोस्टल मसल्स देखेंगे, क्योंकि मैंने बताया भी आपको कि जो रेस्पिरेशन में जो मुख्यतः जो मसल्स होती है, जो पेशियां होती है, जिसका रेस्पिरेशन में योगदान होता है, जो रेस्पिरेशन की जो मैकेनिज्म यानी इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन को जो प्रभावित करता है, उसमें तो डायफ्राम होता है और एक इंटरकोस्टल मसल्स होती है। मुख्यतः ये दो प्रकार की जो मसल्स होती है, ये इसको इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को प्रभावित करती है। जो डायफ्राम है, जिसको हम देख चुके हैं कि ये लंग्स के नीचे इसकी स्थिति होती है, लोकेशन जो होता है, यानी ये लंग्स के फेफड़ों के नीचे ये गुंबद के आकार का, सामान्य अवस्था में ये डोम शेप या गुंबद के आकार का होता है, और जब इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन जब चलता रहता है तो ये इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्स होता है, एक बार ये फ्लैट हो जाता है, एक बार ये वापस ये डोम शेप या गुंबद के आकार का ये हो जाता है। डायफ्राम के अतिरिक्त जो इंटरकोस्टल मसल्स होती है, ये रेस्पिरेशन में इसका भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, इंटरकोस्टल मसल्स का। जैसा कि यहाँ इस चित्र में देखिए आप, ये रिब्स हैं, ये स्टर्नम है, और रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल मसल्स है वो पाई जाती है। देखिए आप, यहाँ इंटरकोस्टल मसल दिखाई दे रही है, यहाँ दिखा रखा है, और इंटरकोस्टल मसल्स यहाँ इसको दिखाया गया है। यानी जो पसलियां या जो रिब्स होती है, रिब्स के बीच में जो मसल्स पाई जाती है, इन्हें हम इंटरकोस्टल मसल्स कहेंगे। डायफ्राम यहाँ नीचे होता है। ये जो थोरेसिक कैविटी का चित्र आपको दिखाई दे रहा है, वक्षीय गुहा यहाँ दिखाया गया है, इसमें यहाँ नीचे तो होता है डायफ्राम, इस जगह पर डायफ्राम होता है, जो फ्लैट होता है तो यहाँ इस अवस्था में होता है, तो डोम शेप या गुंबद के आकार का होता है, तो ऊपर ऐसे डोम के आकार की शेप वो ले लेता है ऊपर। ठीक है, ये जो रिब्स दिखाई दे रही है, ये स्टर्नम है। इन रिब्स के बीच में, इस बीच वाले भाग में इंटरकोस्टल मसल्स पाई जाती है, और ये इंटरकोस्टल मसल्स जो होती है, ये भी दो प्रकार की होती है। एक तो बाह्य या एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती है, तो ये बाहर की ओर दिखाई दे रही है, और एक इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होती है, ये भीतर की ओर जो है, ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होती है, और ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती है। एक अतः जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ में इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन को प्रभावित करने वाली जो मसल्स होती है, वो मुख्यतः डायफ्राम होता है, और इसके अलावा इंटरकोस्टल मसल्स होती है,
जो रिब्स या पसलियों के बीच में पाई जाती है। ये देखिए आप, जैसा कि यहाँ ये इंस्पायरेशन के समय का चित्र है, ये एक्सपायरेशन के समय का चित्र है। यानी जब इंस्पायरेशन जब होता है, जब वायु को हम अंदर ग्रहण करते हैं, हम फेफड़ों में जो ऑक्सीजन को जब ग्रहण करते हैं वायुमंडल से, तब क्या होता है कि जो रिब्स होती है, जो पंसलियां होती है, वो ऊपर की ओर बाहर की ओर थोड़ी उठती है। पंसलियां होती है, जो रिब्स होती है, वो ऊपर की ओर और बाहर की ओर उठती है, और उस समय डायफ्राम में भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे कि डायफ्राम है वो थोड़ा नीचे आकर फ्लैट हो जाता है, चपटा हो जाता है। यानी डायफ्राम है वो इस तरह से फ्लैट या चपटा हो जाता है, और जो रिब्स होती है वो ऊपर की ओर उठती है, जिस कारण इस जो वक्षीय गुहा या थोरेसिक कैविटी का जो आकार होता है, वक्षीय गुहा का आकार जो होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है। उसके आकार में ये आकार जैसे ही बढ़ता है तो फेफड़ों को, लंग्स को फैलने के लिए जगह मिल जाती है, जिस कारण वायु है वो बाहर से भीतर की ओर भर जाती है, जिससे कि लंग्स फूल जाते हैं। ये तो था इंस्पायरेशन। और जैसे ही इंस्पायरेशन होता है उसके बाद में एक्सपायरेशन होता है। उसमें क्या होता है, क्योंकि ये एक्टिव प्रोसेस है और ये पैसिव प्रोसेस है। इंस्पायरेशन के बाद में जैसे ही एक्सपायरेशन होता है, उसमें क्या होता है कि डायफ्राम वापस रिलैक्स होता है, वापस ऊपर की ओर चला जाता है, यानी डोम शेप का या गुंबद के आकार का होता है, और पंसलियां पुनः रिज जो होती है वापस भीतर की ओर और डाउन एंड नीचे की ओर आ जाती है। पंसलियां वापस नीचे की ओर आती है, और जैसे ही जो डायफ्राम होता है वो भी वापस से ऊपर उठता है और गुंबद के आकार का हो जाता है। इस कारण वक्षीय गुहा का आकार वापस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिस कारण फेफड़े हैं वो पीछे प्रेशर पड़ता है फेफड़ों के ऊपर, जिससे कि लंग्स में भरी हुई वायु है वो बाहर निकल जाती है। ये हो गया एक्सपायरेशन। इस चित्र में फिर से आप देखिए एक बार, यानी जब इंस्पायरेशन के समय जब वायु अंदर आती है, वायु जैसे ही अंदर आती है वैसे ही वक्षीय गुहा का आकार बढ़ता है और डायफ्राम है वो फ्लैट हो जाता है। इस तरह से डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, क्योंकि डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होता है और डायफ्राम फ्लैट या चपटा हो जाता है, और फेफड़ों को फैलने के लिए जगह मिल जाती है, इंस्पायरेशन हो जाता है। और वापस जब डायफ्राम रिलैक्स होता है, या कहें डायफ्राम वापस डोम शेप या अपना सामान्य आकार ग्रहण कर लेता है, तो लंग्स पर नीचे से प्रेशर पड़ता है और लंग्स में भरी हुई वायु वो बाहर निकल जाती है। इसको हम बोलेंगे एक्सपायरेशन। ये हो गया एक्सपायरेशन। इस तरह से इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की क्रिया है वो संपन्न होती है। इंस्पायरेशन जो होता है एक प्रकार का एक्टिव प्रोसेस होता है, जबकि जो एक्सपायरेशन है वो पैसिव या निष्क्रिय प्रोसेस होता है। इस चित्र में आप देखिए, जैसे ही वायु को अंदर ग्रहण किया जाता है, जो इंटरकोस्टल मसल्स होती है उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, डायफ्राम में भी कॉन्ट्रैक्शन होता है। डायफ्राम है वो थोड़ा नीचे आकर फ्लैट हो जाता है, वक्षीय गुहा का आकार बढ़ता है, और उसमें वायु है वो लंग्स में भर जाती है, और वापस ये डायफ्राम ऊपर की ओर डोम शेप्ट हो जाता है और इंटरकोस्टल मसल्स वापस रिलैक्स हो जाती है, जिससे कि वक्षीय गुहा का आकार वापस है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण लंग्स में भरी हुई वायु हो बाहर निकल जाती है। ये एक्सपायरेशन हो जाता है। इस प्रकार इंस्पायरेशन के समय डायफ्राम जो मसल्स है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जो थोरेसिक कैविटी है उसका जो आकार होता है वो बढ़ जाता है। इंटरकोस्टल मसल्स जो होती है, बाई इंटरकोस्टल मसल जो होती है उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिस कारण यानी इंटरकोस्टल मसल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। पंसलियां भी थोड़ी बाहर ऊपर की ओर उठती है, डायफ्राम में भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, उस वजह से थोरेसिक कैविटी का आकार है वो बढ़ता है और लंग्स भी फूल जाते हैं और इंस्पायरेशन की क्रिया संपन्न हो जाती है। और उसके बाद में जब एक्सपायरेशन होता है, ये सभी वापस अपनी पुनः अवस्था में आ जाते हैं, यानी डायफ्राम है जो कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद में फ्लैट होता है वो वापस डोम शेप हो जाता है। इंटरकोस्टल मसल्स में भी पहले कॉन्ट्रैक्शन होता है वो रिलैक्स हो जाती है, और रिब्स है वो भी वापस अपनी जगह पे आ जाती है, और जिससे कि वक्षीय गुहा या थोरेसिक कैविटी का आकार वापस अब कम हो जाता है, जिससे कि लंग्स में भरी हुई वायु वापस बाहर निकल जाती है, वो एक्सपायरेशन हो जाता है। इस चित्र में देखिए आप कि ब्रीथिंग के समय किस प्रकार से जब वायु
अंदर आती है तो रिब्स और जो स्टर्नम है वो कैसे बाहर की ओर, रिब्स है वो ऊपर की ओर उठती है, बाहर की ओर निकल जाती है, और डायफ्राम है वो ऊपर की ओर ऐसे जो डोम सेप्ट का होता है वो नीचे आकर फ्लैट या चपटा हो जाता है। इस चित्र के द्वारा आप दोनों जो प्रोसेस होते हैं उसमें हम तुलना कर सकते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग या मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में एक बार इंस्पायरेशन होता है, उसके बाद एक्सपायरेशन होता है, उसके बाद में हल्का सा विराम आता है, वापस इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन वापस प्रारंभ हो जाता है। ये इंस्पायरेशन का चित्र है जिसमें जो डायफ्राम है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो थोड़ा फ्लैट हो जाता है, और रिब्स भी प्रभावित होती है, इंटरकोस्टल मसल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, वक्सीय गुहा का आकार बढ़ जाता है, लंग्स है वो फूल जाते हैं, वायु उनके अंदर भर जाती है, इंस्पायरेशन होता है, और वापस ये सभी संरचनाएं अपनी पुनः अवस्था में आ जाती है, वापस डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है, रिब्स भी रिलैक्स हो जाती है, इंटरकोस्टल मसल्स भी रिलैक्स होती है, जिसके कारण वक्षीय गुहा का आकार वापस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण लंग्स पर वापस जोर पड़ता है। नीचे से डायफ्राम है जैसे रिलैक्स होता है तो डायफ्राम भी गुंबद के आकार का डोम सेट हो गया, जिससे कि लंग्स में भरी हुई वायु बाहर निकल जाती है, ये एक्सपायरेशन। इस प्रकार से इस चित्र में देखिए आप एक बार फिर से, यहाँ ये डायफ्राम है जो जिसमें कि कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद में ये फ्लैट हो गया, चपटा हो गया है, और जब एक्सपायरेशन होता है, क्यों होता है, क्योंकि डायफ्राम रिलैक्स होता है और वापस गुंबद के आकार का डोम सेट हो जाता है, जिससे कि वायु है वो फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। इस तरह से हमने देखा कि रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म में मुख्यतः जो डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स जो होते हैं ये किस तरह से श्वसन की मैकेनिज्म को प्रभावित करते हैं। रेस्पिरेशन की जो मैकेनिज्म होती है उसमें डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स होती है, इसका बहुत ही मुख्य इनका योगदान होता है, क्योंकि इनमें जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तभी थोरेसिक कैविटी का जो आकार है वो बढ़ता है, और आकार बढ़ने के कारण यानी वक्षीय गुहा का जब आकार बढ़ता है तभी इंस्पायरेशन होता है, यानी लंग्स में वायु है वो भर जाती है, और उसके बाद में जब ये रिलैक्स होते हैं तो फेफड़ों पर चारों तरफ से जब प्रेशर बढ़ता है तो वायु बाहर निकल जाती है और एक्सपायरेशन हो जाता है। यानी रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म में एक बार इंस्पायरेशन होता है और एक बार एक्सपायरेशन होता है। इस प्रकार वायु का शरीर में प्रवेश करना या कहें फेफड़ों में वायु का प्रवेश करना इंस्पायरेशन, और लंग्स से वापस वायु का बाहर निकलना एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन के दौरान ऑक्सीजन शरीर में प्रवेश करती है और CO2 का बाहर निकलना ये एक्सपायरेशन होता है। इस तरह से इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन और पॉज ये स्टेप है वो चलते रहते हैं, तो शरीर में निरंतर ऑक्सीजन है वो पहुंचती रहती है, और जैसे ही ऑक्सीजन सेल में पहुंचती है वहां पर खाद्य पदार्थों का या कहीं ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, जिससे CO2 बनती है, और वो CO2 वापस ब्लड से होती हुई लंग्स में पहुंचती है, जहां से एक्सपायरेशन के द्वारा CO2 वापस बाहर निकल जाती है। इस प्रकार इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के द्वारा शरीर में ऑक्सीजन पहुंचती है और CO2 को बाहर निकलती है। थैंक यू।